ओके, गुड मॉर्निंग। आओ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिक चीजें देखते हैं कि ज्योग्राफी की आखिर बेसिक चीजें क्या है। ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए आज हम नई ट्रिक निकालेंगे। आज तक हम पढ़ते हैं कि हम किसी चीज को रटते रहते हैं, बार बार इस चीज को रट लिया कि ये अब ऐसा ऐसा हिस्ट्री में रटते हैं। भानुगुप्त का एरन अभिलेख इसके लिए, ये मगध साम्राज्य आ गया, ये इसके लिए आ गया, उस चीज के लिए आ गया। हम ऐसा नहीं करेंगे। ज्योग्राफी में किसी चीज को रटा नहीं जाएगा। उस चीज को कुछ चीजें ऐसी होगी, कुछ नाम ऐसे होंगे, कुछ चोटियों की ऊंचाई इतनी होगी, किसी चीज को ऐसा कुछ याद रखना पड़ेगा। पर किसी चीज को समझने के लिए ज्यादा जरूरी है कि हम उसी तह तक से उसके बेसिक को समझें। सबसे पहले ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि हर एक को सिलेबस याद होना चाहिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे अपन, उसमें उसका सिलेबस ज्यादा मायने रखता है कि उस सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। सिलेबस इतना सा होता है और हम पढ़ते हैं उसको इतना बड़ा कर, वो हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो हमारे लिए अनुपयोगी होती है और वो हमारे काम नहीं आती। पढ़ा हुआ अच्छा रहता है कि हर जगह कुछ न कुछ पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं काम आता है, पर उस समय काम नहीं आता जिस समय हमें उसके अप्लाई करना होता है। बेसिक चीजों में देखते हैं अपन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं से। उससे भी पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपनी फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल। अपन इन्वायरमेंट में देखते हैं कि ज्यादातर आज का क्वेश्चनों का ट्रेंड है कि कौन से प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 92 में कौन सा सम्मेलन हुआ था, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से कहां है, कौन कौन से भारत में हॉट स्पॉट है। जैसे कि अभी 2 हॉट स्पॉट घोषित किए हुए हैं यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को किसको ना हॉट स्पॉट घोषित करता है? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट अपने महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, या सॉरी तमिलनाडु नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल जो वेस्टर्न घाट है, जो वेस्टर्न कोस्ट है इसका, इस पर एक श्रृंखलानुमा एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसको पश्चिमी घाट कहा जाता है। और पूर्वी हिमालय क्षेत्र जो कि हॉट स्पॉट क्षेत्र, वहां वन्य जीव वगैरह पाए जाते हैं, इसलिए यूनेस्को ने वहां डिक्लेयर किया है। भारत सरकार ने किस किस को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया? यूनेस्को ने किस किस जगह को जैव संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया? ये सब चीजें होती है जो हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं। इसके अलावा कौन कौन से प्रोटोकॉल हुए, कौन कौन से प्रोटोकॉल कहां से रिलेटेड है, जिस प्रकार पढ़ते हैं अपन, कार्टाजेना है, नागोया है, हैदराबाद है, ये सभी प्रोटोकॉल जैव संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन आता है कार्टाजेना किससे संबंधित था, बस क्वेश्चन इतना ही आता है। लेकिन उसकी चीज के लिए हमें ज्यादा जरूरी होता है कि हम उस चीज को मायने रखकर उस चीज को याद करें। क्वेश्चन आता है कार्बन ट्रेडिंग किससे संबंधित है, वियना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो इन सब चीजों को हमें याद करना। अभी अभी ट्रेंड में चल रहा है नुसा डुआ सम्मेलन जो कि क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड था। मैं इन चीजों को ट्रम बताता हूं याद करने की। जैसे सबसे पहले अपन याद करते हैं जैव संरक्षण से संबंधित। जैव संरक्षण क्या होता है? किसी प्रजाति कोई विलुप्त हो जाए तो उसके बारे में उसको संरक्षित करने। जैसे अपने यहाँ गजेला जिसको गोंडावन कहते हैं, राजस्थान में पाया जाता है, तो उसको संरक्षित करने के लिए वो क्या एक ऐसी प्रजाति है जो विलुप्त होने के कगार पर है। या किसी चीज, कोई पक्षी हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, कोई स्थान विशेष वगैरह हो सकता है, किसी भी पर्टिकुलर स्थान विशेष पर पाया जाता है। जैसे भौंकने वाले बंदर, वो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे, राजस्थान में नहीं मिलेंगे, मध्य प्रदेश में नहीं मिलेंगे, यूपी में नहीं मिलेंगे। लेकिन भौंकने वाले बंदर भी, और वो भी भौंकने वाले केवल नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन होती है और वो विलुप्त होने के कगार पे होते हैं, तो उनको बायोस्फीयर रिजर्व में डिक्लेयर कर दिया जाता है। वहां पर उनको संरक्षण करने की बात आ जाती है। तो इसी प्रकार अपन देखते हैं, इसको ट्रिक के द्वारा समझते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं अपन कान्हा है। कान्हा मतलब कार्टाजेना, नागोया और हैदराबाद प्रोटोकॉल, ये किससे संबंधित होंगे? ये एक सीक्वेंस बनाते हैं। कान्हा है, ये किससे? जैव संरक्षण से संबंधित। उसके बाद अपन देखते हैं कार्बन ट्रेडिंग, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। ग्लोबल वार्मिंग में अपन क्या देखेंगे? अपन देखते हैं कार्बन ट्रेडिंग, नाम सुनने को मिलता है, कार्बन क्रेडिट नाम सुनने को मिलता है, क्योटो प्रोटोकॉल, ये किससे संबंधित है? ये ग्लोबल वार्मिंग से। हरित गृह प्रभाव, यानी किसी का तापमान बढ़ना। हरित गृह प्रभाव क्या है? एक जगह का, अपने पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, किन कारणों से बढ़ रहा है, कौन कौन सी गैस इसके लिए उत्तरदायी है, ये सभी हम बाद में जब डिटेल से पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन यहाँ हम शॉर्ट ट्रिक याद कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? हमें आंख मीच के करना है बस, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है,
कार्बन ट्रेडिंग किससे संबंधित है, कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है, हमें आंख मीच के करना है क्या, बस केवल ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन। एक देखते हैं 2007 में हुआ नुसा डुआ सम्मेलन। नुसा डुआ सम्मेलन में क्या होता है कि 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल की संधि समाप्त होने जा रही है। तो इस संधि में जितने भी देश 36 देश 36 पहले 38 देशों को इसमें सम्मिलित किया गया था। 38 देशों को सम्मिलित करने की बात की गई थी, परंतु यूएसए ने साइन नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि किसी भी देश को डेवलप होने के लिए, उस चीज को विकास करने के लिए अपने आप निश्चित है कि उसमें CO2 यानी कार्बन गैसों का उत्सर्जन तो होगा। कनाडा ने अपना नाम वापस ले लिया, इसलिए 37 पहले थे और 36 कनाडा ने नाम लेने के बाद में हो गए। इसलिए अब ये संधि 2012 में समाप्त होने जा रही है क्योटो प्रोटोकॉल की। तो इसलिए नुसा डुआ सम्मेलन होता है 2007 में। उस सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा जाता है कि अब 2012 में समाप्त होने के बाद इसको क्या किया जाए, नई विचारधाराएं बनाई जाए, नया प्रोटोकॉल बनाया जाए। इसकी केवल एक कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन होता है इसी बात पर, वो नुसा डुआ सम्मेलन था जो कि क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड था। क्वेश्चन आता है नुसा डुआ सम्मेलन किससे संबंधित था, ए ग्लोबल वार्मिंग से, ब क्योटो प्रोटोकॉल की समयावधि से लेकर, स जैव संरक्षण से लेकर। इस प्रकार भिन्न भिन्न क्वेश्चन आते हैं और अपने को सिलेक्ट करना है क्योटो प्रोटोकॉल की समयावधि। एक अपन देखते हैं वियना और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। बस ये दो ही है जो कि ओजोन परत से, ज्यादातर मॉन्ट्रियल के बारे में पूछा जाता है। एक आता है अपने रामसरण प्रोटोकॉल जो कि ईरान में हुआ था। ये अपने दलदली भूमि से रिलेटेड है। दलदली भूमि मतलब जैसे सुंदरबन डेल्टा है, कच्छ का रण है, तो इन क्षेत्रों में क्या होता है जहां पर नदियां आके मिलती है वहां पर डेल्टाई क्षेत्रों पैदा हो जाते हैं जिनमें बहुत सारी मछलियां होती है, कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सुंदरबन क्षेत्र ऐसा है, दलदली भूमि, लवणीय भूमि क्षेत्र, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो उन क्षेत्रों का कंजर्वेशन करने के लिए ईरान में होता है रामसरण, तो ये हमें याद रखने होंगे। इधर देखते हैं अपन काना है जो कार्टाजेना नागोया प्रोटोकॉल वगैरह, ये जैव संरक्षण से संबंधित है। फिर अपन देखते हैं ईरान का ये रामसरण प्रोटोकॉल, ये दलदली भूमि से है। ओजोन परत के लिए केवल वियना और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होते थे, हुए हैं आज तक। और इसके बाद में अपन देखते हैं कि अपने ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, वो है नुसा क्योटो प्रोटोकॉल है, अपना कार्बन ट्रेडिंग है, इसी के अंदर कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन क्रेडिट ये इसी में सब इंक्लूड है क्योटो प्रोटोकॉल में, क्योंकि ये दोनों विचारधाराएं इसी में से निकल कर आती है, इसी में से होती है। कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन क्रेडिट क्या होती है ये अपन विस्तार से पढ़ेंगे क्लास में। चलो अब पढ़ना स्टार्ट कर देखते हैं। आज अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं। तो पढ़ने से पहले अपन ये देख लें कि अपन क्या क्या चीज पढ़ रहे हैं। जो चीज पढ़ रहे हैं वो अपने काम की है नहीं, इस चीज को हम पहले सिलेबस में मिलान करते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस के कुछ लिए फिजिकल ज्योग्राफी ऐसी होती है जो हमें सबको हर जगह पढ़नी पड़ती है, सिलेबस में नहीं भी हो तो भी कहीं ना कहीं से उसका रिलेटेड होता है, इसलिए फिजिकल ज्योग्राफी हमें पढ़ना ज्यादा जरूरी है।